दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपको मेडिसिन के अंदर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसकी। रिसेंटली मेरा आपका मेडिसिन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, तो उसके अंदर कौन कौन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन चीज़ें आपसे मेनली एग्जाम ज़्यादा पूछता है, ठीक है। वो सारी बातें, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो नॉर्मल मैं सबसे पहले आपको पैटर्न बताऊँगा कि क्या कैसे कैसे क्या प्रैक्टिकल क्या क्या चीज़ें आपको बतानी होती हैं, क्या क्या केस होते हैं, क्या क्या आपका इन चीज़ें प्रोसीड करनी होती हैं धीरे धीरे। उसके बाद वन बाय वन उनके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, जैसे आपका पोजीशन होती है कुछ एग्जामिनेशन के अंदर, कुछ परमिशन लेनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को, तो वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप किस तरह से आपको अपना एक केस होता है, अपना जो पेशेंट होता है उसको प्रेजेंट करते हो एग्जाम के सामने, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करता है। तो वो आपको मैं बहुत आसान तरीके से अभी मेरे एक्सपीरियंस के साथ आपको इस वीडियो अंदर बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी इस प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है कि कई बार जो इंसान कम पढ़ के जाता है ना, वो अच्छे मार्क्स ले आएगा सिर्फ अब उसके स्मार्टनेस की वजह से, या उसने वो उन चीज़ों को पता है जो एग्जाम सुनना चाहता है। लेकिन बहुत सारे बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग पढ़ाकू लोग होते हैं, वो उनका एग्जाम खराब जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम खराब जाता है। रीज़न वही होता है उनको थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको पता नहीं है कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो मेन टॉपिक है इस वीडियो का। तो हम बात करते हैं जो हम पैटर्न होता है ना, मतलब तो मेडिसिन का एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का, वो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी वाइज स्टेट वाइज आपका डिफर करे, लेकिन मेनली आपको सेम ही रहता है कि नॉर्मली एक लॉन्ग केस मिलता है आपको मेडिसिन के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर लॉन्ग केस, ठीक है। नॉर्मली वो 60 नंबर का है हमारे तो यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद एक शॉर्ट केस होता है, शॉर्ट केस वो 30 नंबर का होता है। एक स्पोर्ट केस होता है, स्पोर्ट केस वो 10 नंबर का होता है। लेकिन लॉन्ग केस होता है दोस्त, लॉन्ग केस के अंदर आपको नॉर्मली सब कुछ आपसे एग्जाम करवाता है, आपकी हिस्ट्री भी लिखना होता है। तो इसके अंदर मैंने देखिए लिखने राइटिंग का एक पोर्शन होता है कि आपको एक राइटिंग लिखना होता है। उसके बाद आपको एग्जाम को डिस्कशन करना होता है उसी एग्जामिनेशन के ऊपर। एक एग्जामिनेशन का पार्ट हो गया, तो ये मेन 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, लॉन्ग केस के अंदर। शॉर्ट केस के अंदर मेनली आपको एग्जामिनेशन आते हैं और उससे रिलेटेड कुछ बातें, जैसे मेडिसिन के अंदर लॉन्ग केस कौन सा होता है, सीएनएस होता है। जैसे सीएनएस के अंदर दोस्तों हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, ये मेनली आपके सीएनएस के अंदर रहते हैं। जैसे बाकी रिस्पिरेटरी सिस्टम उसके अंदर प्लूरिफ्यूजन रहता है, सीवीएस के अंदर एमएसएमआर के केस रहते हैं। इसके अलावा आपका लॉन्ग केस के अंदर जीआई के अंदर हिपेटोस्प्लेनोमेगाली, एसाइटिस, ये केस आपको मेनली मिलते हैं नॉर्मल सीएनएस के, मतलब लॉन्ग केस के अंदर मेडिसिन के अंदर। शॉर्ट केस भी इन्हीं का शॉर्ट केस इसी फॉर्म में मिल सकता है, बस आपको जो राइटिंग वाला पोर्शन इसके अंदर मेनली नहीं होता है, कम पूछा जाता है। जो स्पोर्ट केस होते हैं दोस्त, स्पोर्ट केस में आपके जैसे क्लबिंग हुआ, आपकी डीमा हुआ, वो आपसे करवाने के लिए पूछ सकता है, या आपके डर्मा कुछ केस हुए, सोरेसिस हुआ, कोई टीनिया का इन्फेक्शन हुआ, वो आपका स्पोर्ट आपको देख के बताना होता है। नॉर्मली चीज़ें आपको लॉन्ग केस के अंदर पूछी जाती हैं दोस्त। लेकिन ये तो एक नॉर्मल पैटर्न की बात हुई। उसके बाद पैटर्न के बाद आता दोस्तों आपको लॉन्ग केस के अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका लॉन्ग केस है, एग्जामिनर ने आपको सीएनएस का केस है, मान लीजिए आपको हेमीप्लेजिया का केस मिला, हेमीप्लेजिया का केस मिला, तो सबसे पहले आपको क्या पता है, कोई भी एग्जाम में आप लिखा अपना हिस्ट्री लिखनी आनी चाहिए। हिस्ट्री लिखने में बता देता हूँ मैं, जो राइटिंग वाला पोर्शन होता है पहले बता देता हूँ एक अच्छा आइडिया, फिर बताऊंगा मैं कि जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। राइटिंग के अंदर मेनली क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट पर्टिकुलर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आता है पेशेंट पर्टिकुलर्स। तो इसके अंदर आपका नेम, एज, सेक्स, आपका रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस और डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये 8 पॉइंट आते हैं, ठीक है। कौन से नेम, एज, सेक्स, आपका ऑक्यूपेशन, रिलीजन, एड्रेस और आपका डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये 8 पॉइंट आते हैं आपका, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री का मतलब कि आपको राइटिंग कैसे हिस्ट्री लेनी होती है, क्या क्या लिखना होता है। यदि आप
मैं तो अभी आपको क्विक रिवाइज करा रहा हूँ ना, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो यदि आपको फास्ट लग रहा है तो। उसके बाद सेकंड आता है आपका हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस, तो प्रेजेंट इलनेस है। प्रेजेंट इलनेस के अंदर दोस्तों आपको जो आपकी चीफ कंप्लेन होती हैं पेशेंट पर्टिकुलर के बाद सेकंड नंबर होता है चीफ कंप्लेन CC। उसके अंदर जो पेशेंट जिस वजह से आपका एग्ज़ाम एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, जैसे CNS के अंदर मेनली आपका वीकनेस होती है साइड के अंदर की बॉडी का, आप साइड आपकी वीकनेस है उसकी वजह से आया है। प्लूरल एफिजन हुआ, चेस्ट आपका सीवियस केस हुआ, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है मेनली आती है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन है, उसकी वजह से आपको एडमिट होता है, तो वो आप चीफ कंप्लेन होती है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में चीफ कंप्लेन को एलोबरेट करते हैं कि आपको चेस्ट पेन कैसे स्टार्ट हुआ, किस टाइप का पेन है, कहाँ पर इरिटेट होता है, कौन से एग्रीवेटिंग फैक्टर हैं, कौन से रिलीविंग फैक्टर हैं, वो सारी बातें हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके साथ साथ इसके अंदर नेगेटिव हिस्ट्री लिखते हैं दोस्त। एक तो एलिब्रेट कर दिया हमने आपका चीफ कंप्लेन को, इसके साथ नेगेटिव हिस्ट्री आती है। जैसे आपका बात हुई, आपका स्ट्रोक की बात करें फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आपको दे रहा है वीकनेस है, तो आपको ट्रॉमा की, एक्सीडेंट की, और कोई जैसे वैक्सीनेशन की हिस्ट्री आपको मेंशन करनी होती है। जैसे क्योंकि जो आपका ट्रॉमा है तो वहाँ पर ज़्यादा चांस होगा कि आपका हेमरेजिक टाइप का स्ट्रोक हो, लेकिन यदि हेड के अंदर प्रॉब्लम है तो उसके अंदर आपके एम्बोलिक के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आपका जो केस है ना, उसके बाकी जो DD है, डिफरेंट डायग्नोसिस है, उसको आपको मेंशन करना होता है नेगेटिव हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा आता है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री मतलब आपका सेम टाइप ऑफ एपिसोड पहले हुआ नहीं, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, एक तो चीज़ मेंशन करनी है कि सेम टाइप का एपिसोड है नहीं है। उसके बाद उसके अंदर आपको पास्ट हिस्ट्री के अंदर कि कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो, कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो, ऐसे जो रिलेटेड हिस्ट्री है ना, वो आपको पास्ट हिस्ट्री के अंदर मेंशन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर दोस्त आपको कौन से पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, जैसे वो आपका स्मोकिंग की कोई एडिक्शन की हिस्ट्री है, आपका स्लीप नॉर्मल है नहीं है, एपेटाइट नॉर्मल है नहीं है, बाउल ब्लैडर की नॉर्मल जो रूटीन है वो है नहीं है, वो हम सारे मेंशन करते हैं पर्सनल हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सनल के बाद ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री कि आपको जैसे डायबिटीज़ का केस हुआ या कोई ब्रेस्ट कैंसर का केस हुआ, तो उसके अंदर आपको फैमिली के अंदर बाकी को भी मिल सकता है, माँ को हुआ, नानी को हुआ, उन चीज़ों उनका हिस्ट्री आपको मेंशन करना होता है। कुछ हेरिडिटरी कंडीशन होती हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं वन फैमिली टू अनदर जनरेशन, उनको आपको फैमिली हिस्ट्री के अंदर करना होता है। उसके बाद 8 नंबर में आपको कोई एलर्जी है और फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, फीमेल है तो 9 नंबर पे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हम मेंशन करते हैं कि किस एज पे आपका मेनार्क हुआ, मतलब कब स्टार्ट हुआ मेंस्ट्रुएशन, कब आपका ओल्ड एज है तो कब ख़त्म हुआ। ठीक है, ये चीज़ें मेन होती हैं हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री के बाद, ये था पहला पार्ट। ठीक है, जो आपको हिस्ट्री वाला बात की हमने कि हिस्ट्री कैसे लिखते हैं मेडिसिन के अंदर। ठीक है, हिस्ट्री कैसे लिखते हैं, तो हिस्ट्री कैसे लिखा ये हो गया पहला पार्ट लॉन्ग केस के अंदर। सेकंड पार्ट आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन दोस्तों आपका कोई भी लॉन्ग केस होता है मेडिसिन के अंदर, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एक आपका जनरल सर्वे, एक आपको लोकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एक जनरल सर्वे GS, एक आपका लोकल एग्जामिनेशन। तो जनरल सर्वे दोस्तों होता है वो तो उसके पॉइंट होते हैं, हमको नॉर्मली 16 पॉइंट याद करने होते हैं। 16 कौन से नाम आपको लगता है कि 16, लेकिन आप इस बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो। जैसे सबसे पहले होता है आपका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, अलर्ट कॉन्शियस कोऑपरेटिव आता है, सबसे पहले ये पॉइंट आता है, ये देखना होता है लेवल कॉन्शियसनेस के अंदर। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशन या बिल्ट भी बोलते हैं इसको। उसके बाद डेगोबिटस आता है, डेगोबिटस। चौथा आपका फेसेस। फिर डेगोबिटस आप क्या होता है कि आप कौन सी पोजीशन के अंदर पेशेंट ज़्यादा प्रेफर करता है रहना।
फेसेस जैसे कुछ केस होते हैं, हिमोलाइटिक फेसेस होता है, मून फेसेस होता है, वो ऐसे कोई क्लासिकल अपीयरेंस है तो वो फेसेस में हम मेंशन करेंगे। ठीक है, ये मेन आता है आपका। ये पहले शुरू के 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद 5-6 पॉइंट आपको एक साथ याद रखने हैं। कौन से 6 पॉइंट के अंदर नंबर 1 आता है एनीमिया। जनरल सर्वे के अंदर ही है सारे के सारे। ठीक है, 4। उसके बाद जॉन्डिस, साइनोसिस, क्लबिंग, एक आपका जो साइनोसिस, जॉन्डिस, साइनोस, एक आपका एनीमिया हो गया, क्लबिंग हो गया, एक एडिमा। ठीक है, ये आपको 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं एक साथ। कौन से एनीमिया की सबसे पहले में साइट पता होना चाहिए दोस्त। एनीमिया की साइट होती है आपकी लोअर पेल्विबर कंजक्टिवा, आपका टंग। ठीक है, टंग के अंदर कौन सा जो डोर्सम ऑफ टंग होता है वहाँ पर एनीमिया देखते हैं। जनरलाइज आपका जो फिंगर एंड टो वहाँ पर, और जनरलाइज स्किन सरफेस वहाँ पर हम देखते हैं। गम पैलेट होता है वहाँ पर भी एनीमिया देखते हैं। तो एनीमिया के रिलेटेड आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। साइट जॉन्डिस में आपका अपर पेल्विक कंजक्टिवा होती है, टंग का पार्ट आता है आपका अंडर सरफेस। ठीक है, अंडर सरफेस ऑफ टंग आपका हम देखते हैं जॉन्डिस और साइनोसिस, और जो आपका डोर्सम ऑफ टंग है वो वहाँ पर देखते हैं हम आपका एनीमिया। तो ये हो गया आपका इसके अंदर साइट। और जो बाकी साइट है वो लोग इनकी सेम होती हैं। साइनोसिस के अंदर आपको फिर से 2 पार्ट के अंदर आपसे एग्जाम पूछता है कि सेंट्रल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस। जो पेरिफेरल साइनोसिस होती है वो आपको याद रखना है कि जो ईयर लोब्यूल है और आपकी नोज है वो उसकी 2 मेन साइट एक्स्ट्रा साइट होती हैं। और जो सेंट्रल साइनोसिस वो टंग आपका टिप ऑफ टंग हुआ, या आपका टंग आपको सेंट्रल साइनोसिस के अंदर ही मिलता है। ये 2 इनकी साइट अलग अलग होती हैं। और बाकी जो साइट है जनरलाइज स्किन सरफेस नॉर्मल वो आपका साइनोसिस के अंदर होता है। उसके बाद क्लबिंग होता है मतलब जो नेल टिश्यू के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू का मास बढ़ जाता है। तो इसके अंदर क्लबिंग के अंदर क्या पूछ सकता है आपसे, क्लबिंग होता क्या है पहली बात तो। उसके बाद आपसे पूछ सकता है इसकी ग्रेडिंग। सबसे पहले हम जो ऑनकोडर्मल एंगल होता है वो देखेंगे। ठीक है, ऑनकोडर्मल एंगल। उसके बाद हम ऑनकोडर्मल एंगल के बाद एक फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो थर्ड आता है जो जो पल्मोनरी हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थोपैथी होता है ना, वो आपका ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और ब्रोंकिटिस के अंदर मिलता है। उसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो मेन ये आपसे पूछता है क्लबिंग के बारे में। इडिमा के बारे में आपसे क्या पूछता है, इडिमा आपका कहाँ पर हम देखते हैं। इडिमा होता क्या है, क्लबिंग हम इडिमा देखते हैं जो आपको मिडिल मेलियस हुआ उससे जस्ट 2.2 सेंटीमीटर वो हम चेक करते हैं। उसके बाद सैक्रल रीजन के में जो बेड पे रहता है सैक्रल रीजन में चेक करेंगे। जो एब्डोमिनल सीवर के अंदर आपका एब्डोमिनल स्किन है वहाँ पर चेक करेंगे। और बाकी हम डिफरेंट साइट है वहाँ पर हम चेक करते हैं। तो ये मेन हो गया आपके ये वाले होते हैं एनीमिया, जॉन्डिस, साइनोसिस, क्लबिंग, एडिमा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वाइटल्स होते हैं जनरल सर्वे के अंदर ही 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वाइटल्स के अंदर 4 आते हैं। कौन से एक आता है आपका पल्स, एक रिस्पायरेटरी रेट, एक आपका टेम्परेचर, एक बीपी। ये 4 आते हैं दोस्तों वाइटल्स के अंदर। तो मतलब मैंने बताए हैं। ऐसे नॉर्मली 16 जरूरी नहीं है 16 आप याद करो, 3-4 याद रखने हैं, 5 याद रखो और 4 याद रखो, कम से कम 13 याद रखने होते हैं। तो पल्स मतलब पल्स की साइट पता होना चाहिए आपको, कैसे मापते हैं पल्स के रेट, रिदम, वॉल्यूम। ये आपसे मैंने पूछता है कि क्या इनकी डीडी हो सकती है। क्योंकि जो आपका एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, मेडिसिन या सर्जरी कोई भी हो फाइनल ईयर के अंदर, उसके अंदर जो मेन पार्ट जो होता है वो होता है आपका कि कौन सा आप किस तरह से जनरल सर्वे बहुत कितना अच्छी तरह आप कर पाते हो। वो ज़्यादा मैटर दोस्तों आपका जनरल सर्वे करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जनरल सर्वे होता है, लोकल एग्जामिनेशन बाद में आता है। यदि एग्जाम का आपको कुछ नहीं बोला आपने तो लास्ट में आपसे जनरल सर्वे ही पूछेगा कि जनरल सर्वे आप बोल पाते हो तो पास हो वरना फेल हो। ठीक है, तो पल्स के बारे में नीचे होती है। रेस्पिरेटरी रेट आप कैसे देखते हो, नॉर्मल कितना होता है, रेस्पिरेटरी रेट में ज़्यादा कुछ नहीं है। टेम्परेचर में भी इतना वो है नहीं। बीपी आपसे माप सकता है, कैसे मापते हैं, नॉर्मल बीपी कितना होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो ये आपके वाइटल्स के अंदर आते हैं और ये सारे के सारे पॉइंट आते हैं जनरल सर्वे के अंदर। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जनरल लोकल एग्जामिनेशन को दो टाइप का बोला था ना हमने, एक आपको जनरल सर्वे, एक आपका होता है आपका फिर लोकल एग्जामिनेशन के अंदर।
तो लोकल एग्जामिनेशन मतलब क्या है, जनरल सर्वे तो हो गया, अभी डिस्कस किया हमने। जनरल सर्वे के बाद आता है आपको लोकल एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लोकल एग्जामिनेशन में आपको मेन सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल हमारा केस है सीएनएस का हेमीप्लेजिया, तो हमारा जो मेन सिस्टम होगा वो सीएनएस होगा। बाकी सिस्टम हम थोड़ा सा फाइंडिंग देखेंगे और नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट लिखते हैं। जो अलग अलग से कुछ फाइंडिंग अगर साफ दिख रही है, उससे रिलेटेड है उस केस से, तो वो तो मैसेज करोगे आप, ठीक है। लेकिन नहीं है तो आप नॉट सिग्निफिकेंट लिख के छोड़ सकते हो। सीएनएस का मेन आपको, यदि आपका केस सीएनएस का है तो उसमें एग्जाम्स करोगे। तो हम 1 बाय 1 हम बात कर लेते हैं दोस्त आपका सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो नॉर्मली आप सिस्टम होते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सीएनएस की। सीएनएस के अंदर दोस्तों हमारा पहला मान लीजिए लॉन्ग केस मिला अपने को सीएनएस का, तो सीएनएस के लॉन्ग केस मिला तो इसके अंदर सीएनएस के एग्जाम करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो सीएनएस के एग्जामिनेशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम करते हैं 6-7 पार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बाकी सिस्टम की बात करेंगे। तो सीएनएस के अंदर सबसे पहले आता है हायर मोटर फंक्शन, हायर मोटर फंक्शन HMF, ठीक है। हायर मोटर फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम हायर मोटर फंक्शन बात करते हैं, फिर हम बाकी जो पार्ट्स बच गए, पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूँ छोड़ो। सेकंड आता है क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्रेनियल नर्व के बाद सेंसरी सिस्टम। चौथा आपका आता है मोटर, फिर आते हैं रिफ्लेक्सेस। छठा आता है आपका स्पाइन क्रेनियम का थोड़ा सा सुपरफिशियल एग्जामिनेशन। सातवां आता है आपका सेरी, जो हायर जो सेरिबेलर के फंक्शन है उनको देखने के लिए, ठीक है। ये मेन होता है दोस्तों आपके 6-7 पॉइंट होते हैं, इनके अंदर हम सीएनएस एग्जाम करते हैं। पहला पॉइंट हम बात करते हैं हायर मोटर फंक्शन का। हायर मोटर फंक्शन नाम पता चल रहा है कि जो कोर्टिकल फंक्शन है उनको चेक करने का मेन करते हैं। इसके अंदर देखिए कौन से आते हैं। नंबर 1 आता है इसके अंदर आपका कॉन्शियसनेस, कि आपका पेशेंट अलर्ट कॉन्शियस कोऑपरेटिव है नहीं है, पहला पॉइंट आपको मेंशन नहीं करना होता है। तो उससे रिलेटेड आपसे क्या पूछ सकता है दोस्त, आपका जो ग्लास कोमा स्केल होता है GCS EVM वाला, ठीक है, उसके आप पूछ सकता है कि कितना इसके अंदर ग्लासकोमा स्केल है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद सेकंड आता है कि ओरिएंटेशन टू प्लेस पर्सन एंड टाइम। देखो दोस्तों मैं बहुत ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ऑलरेडी मैंने रिटन वाली वीडियो है ना उनके अंदर मैंने आप डिस्कस कर रखी हैं। यदि मैं आपको एक क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ और एक अच्छा आइडिया दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको इन चीज़ों को इनके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड आता है आपका, पहला हो गया कॉन्शियसनेस, सेकंड आता है ओरिएंटेशन टू प्लेस पर्सन टाइम। हम पेशेंट से पूछेंगे कि तुम कहाँ पर हो, टाइम क्या है, ये जो बंदा है ये कौन है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। तो ये हो गया ओरिएंटेशन टू प्लेस पर्सन टाइम। तीसरा आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हम पूछ सकते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल के लिए क्यों, हॉस्पिटल में क्यों आया जाता है, तुम यहाँ पर, मतलब रिलेटेड इंटेलिजेंस वाले कोई क्वेश्चन, वो आप इंटेलिजेंस चेक करने के लिए पूछ सकते हो। चौथा 2 बज जाते हैं, तीसरा 3 हो गया। चौथा आता है आपका लैंग्वेज स्पीच। लैंग्वेज स्पीच में 2-3 टाइप का होता है दोस्तों। एक इंसान समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा, उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन कब प्रॉब्लम आती है, जब आपका वर्नी के एरिया के अंदर प्रॉब्लम हो तो कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम आती है। जब आप इंसान समझ पा रहा है बोल नहीं पा रहा है, वो प्रॉब्लम होती है मोटर एफेजिया। वो किस किस्म प्रॉब्लम आती है, ब्रोकवाज एरिया के अंदर प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से आती है। वो दोनों के अंदर हो जाए तो ग्लोबल एफेजिया। ये आता है आपका लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद लास्ट आ गया, और जब प्रॉब्लम इसके अंदर ना सिर्फ आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम हो, सिर्फ बोलने में, उसे बोलते हैं डिसअर्थरिया, ठीक है। ये हो गया हायर मोटर फंक्शन के 4 कंपोनेंट। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट आता है आप मेमोरी। मेमोरी भी 2 टाइप का, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कि शॉर्ट टर्म में पूछ सकते हैं हम आज क्या खाया था, अभी क्या खाया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म थोड़ा लॉन्ग टर्म की बातें पूछ सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट आते हैं दोस्तों आपके हायर मोटर फंक्शन के अंदर, आपके एग्जाम से पेशेंट से पूछने होते हैं और आप पर रिटर्न जहाँ पर लिखते हैं वहाँ पर मेंशन करने होते हैं। पहला हो गया आपका, ठीक है। सेकंड आता है जो सीएनएस का एग्जामिनेशन है, सीएनएस का लोकल एग्जाम मतलब सिस्टम एग्जामिनेशन है। पहला हो गया हायर मोटर फंक्शन। सेकंड आता है आपका क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन आपका ज़्यादा इतना वो नहीं है जितना इसको कहा जाता है कि बहुत मुश्किल है। तो ये आपको पता भी है कि क्रेनियल होती है 12 में से सबसे पहले आती है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी में हम
पेशेंट को बंद करवाते हैं, और कोई भी स्मेल है जो इंसान नॉर्मली डिटेक्ट कर पाए, नॉर्मली यूज़ होती हैं, वो एक नोस्ट्रिल से पहले चेक करेंगे आँख बंद करके, दूसरे से फिर बाद में करेंगे, और नॉर्मली होता है। सेकंड क्लिनोम आती है, ऐसे नॉर्मल होता है ओल्फैक्टरी का। सेकंड आती है ऑप्टिक। ऑप्टिक के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, विजुअल एक्यूटी, कलर विजन एंड फील्ड ऑफ विजन। जो आप विजुअल एक्यूटी किसे करेंगे, स्नेल चार्ट होता है, 6 मीटर से दूर बिठा के हम चेक करवाते हैं। सेकंड आता है SCRA चार्ट है, वो आप कलर विजन के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेक करते हैं। तीसरा आता है आपका फील्ड ऑफ विजन, उसे हम बोलते हैं कन्फ्रंटेशन टेस्ट। सामने बिठाया, मैंने अपनी राइट लेफ्ट की, सामने वाले की राइट की, और हम फील्ड ऑफ विजन चेक करते हैं। ऐसे मतलब कि हमारा फील्ड ऑफ विजन उससे फील्ड ऑफ विजन सेम होना चाहिए। हम मानते हैं कि हमारा दोनों का लगभग सेम होना चाहिए, वो एक प्रिंसिपल होता है। इस तरह से हम सेकंड क्लिनोम को टेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है तीसरा मतलब ओकुलोमोटर। 3 4 6 को एक साथ हमें ध्यान रखना होता है। 3 मतलब ओकुलोमोटर, 4 मतलब ट्रोक्लियर, छठी मतलब अब्डुसेंट नर्व। तो इनमें से देखिए दोस्तों, आप कैसे चेक करेंगे, हम चेक करते हैं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल के मूवमेंट से। जैसे आपका जो कैसे याद करते हैं, SO4 LR6 रेस्ट 3। SO4 मतलब सुपीरियर ओब्लिक चौथी नर्व, LR6 मतलब लेटर रेक्टस सिक्स्थ नर्व, रेस्ट मतलब तीसरी सप्लाई करेंगी। तो हम मोमेंट्स देखेंगे, नॉर्मल एक्स्ट्रा ओकुलर मसल का मूवमेंट हो रहा नहीं, ऊपर नीचे साइड, मतलब नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो हम इस तरीके से चेक करते हैं 3 and 4 and 6। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, 5 बज गया। 5 मतलब आपका ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल के 2 पार्ट होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। आपका ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। तो इनमें से आपको जो मसल मैस्टिकेशन मैंडिबुलर करती है वो मोटर कंपोनेंट होता है। तो हम मसल आपका चीव करने के लिए बोलेंगे, मसल मैस्टिकेशन पर को चेक करेंगे, 4 होती हैं, ठीक है। लैटरल मिलिटेरिगोइड और आपका मेसेटर एंड टेम्पोरलिस। तो इन 4 को चेक किया। उसके बाद आता सेंसरी। सेंसरी में हम 3 रीजन को चेक करते हैं। वो आपका जो सेंसेशन होती है, टच पेन, टेम्परेचर, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड देखा। इस तरीके से नॉर्मल जो होता है वो होता है आपका ट्राइजेमिनल का। तो 6 हो गई, 5वीं भी हो गई। अब आती है 7 मतलब फेशियल नर्व। फेशियल नर्व दोस्तों आपको पता होना चाहिए, फेशियल नर्व आपका की सप्लाई करती है, जो फेशियल एक्सप्रेशन की मसल है उनको सप्लाई करती है। सबसे पहले हम देखेंगे जो आप रिंकलिंग हो रही नहीं है, और ये ओसिपिटोफ्रंटलिस के लिए आई बंद हो रही नहीं, बंद कर पा रहा नहीं कर पा रहा, मुंह बंद कर पा रहा नहीं कर पा रहा, ब्लो कर पा रहा नहीं कर पा रहा, विसल कर नहीं कर पा रहा। तो आपको ये नॉर्मल करवाने होते हैं फेशियल मसल को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब नॉर्मल काम कर रही नहीं कर रही उसके लिए, ठीक है। नॉर्मली यदि एक साइड का फेशियल नर्व के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरी आपका नॉर्मल साइड जिसके अंदर प्रॉब्लम उससे अपोजिट साइड आपका डिवीजन हो जाता है एंगल ऑफ माउथ का। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ये बात पूछ सकता है। ये आपको बैन होता है फेशियल नर्व के बारे में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो जितनी क्लिनम होती हैं उनका दोनों साइड से सप्लाई आता है। जैसे कि जो इस साइड का न्यूक्लियस है फेशियल का या बाकी का, वो इस साइड से भी आगे ऊपर से आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जिसको याद रखना है, वो है आपका फेशियल न्यूक्लियस का लोअर वन एंड। आप ये फेशियल है, इसका ऊपर वाला रीजन आप ऊपर वाला पार्ट करेगा न्यूक्लियस का, और आधा नीचे वाला। तो नीचे वाला सिर्फ एक साइड से आता है, अपोजिट साइड से। बाकी जो बाकी के लिए नर्व है और फेशियल नर्व का ऊपर वाला पार्ट है वो आपको दोनों साइड से आता है। तो मतलब एक साइड यदि लीजन हो गई ना तो दूसरी साइड से सप्लाई हो जाएगी और प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ नीचे वाले पार्ट के अंदर होगी। तो जो आपका हेमीप्लेजिया केस आता है, नॉर्मली सीव स्ट्रोक वाले केस आते हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम होती है लोअर, नीचे वाला पार्ट है ना फेस का, लोअर एंड लोअर हाफ, उसके अंदर मेनली प्रॉब्लम होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया। यदि आप बता पाते हो ना तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर देगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये समझ गए तो आप बहुत अच्छा है। ये हो गया आपका 7th। उसके बाद 8 आता है वेस्टिबुलर कोक्लियर। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्यूनिक फोक, इरनी टेस्ट, वेबर टेस्ट, ENT के अंदर पढ़ते हैं, वो हम करते हैं इसके लिए 8th के लिए। उसके बाद आता है 9, 10th, 11th। ये आपकी जो मसल पैलेट हुआ, फेरिंग्स हुआ, लैरिंग्स हुआ, उनको सप्लाई करती हैं। उनके सेसेशन हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। गैग रिफ्लेक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इनको चेक करने के लिए। और 12th होती है हाइपोग्लोसल नर्व, जो आपकी जो टंग की मसल होती हैं उनको सप्लाई करती हैं, और उनको हम मूवमेंट करवा सकते हैं, बाहर निकलवा सकते हैं। इस तरीके से हम 12th नर्व
आपका चेक करते हैं। तो ये अच्छा एक क्विक ओवरव्यू था जिससे आप क्रिमिनल को कैसे एग्जामिन कर सकते हो सीएनएस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट था आपका सीएनएस के अंदर क्रिमिनल का एग्जामिनेशन, ठीक है। तीसरा आता आपका, दो पार्ट हो गए सीएनएस के अंदर। फर्स्ट हो गया आपका कौन सा, हायर मोटर फंक्शन। सेकंड कौन सा हो गया, क्रिमिनल एग्जामिनेशन। तीसरा कौन सा हो गया, तीसरे हम बात करते हैं अभी सेंसरी मोटर। सेंसरी मतलब सेंसरी मोटर नहीं, सेंसरी सेंसेशन है उनके लिए। तो सेंसेशन दो टाइप के होते हैं दोस्तों, फाइन टच, क्रू टच। फाइन टच आपकी जो फाइन टच कौन लेके आएगा, जो पोस्टीरियर कॉलम होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसके थ्रू आती है कौन सी आप 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रिगोनोसिस, आपका जो ज्वाइंट सेंसेशन होता है, वाइब्रेशन सेंसेशन होता है, प्रोपैप्सन होता है, वो आपकी फाइन टच के अंदर आती हैं। क्रू टच के अंदर कौन सा आएगा, टच, पेन, टेम्परेचर, आपके प्रेशर, ये आपके आती है क्रू टच के अंदर। और क्रू टच किसके थ्रू किसके थ्रू जाते हैं, वो जाते हैं आपके जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हैं एंटीरियर लैटरल, उसके थ्रू जाते हैं। तो इनकी सेंसेशन कैसे करोगे आप, टच के लिए आप कोई कॉटन यूज़ कर सकते हो, प्रेशर के लिए पेंसिल का टिप यूज़ कर सकते हो, पेन के लिए आप कोई पतली सी कोई भी वो है सुई है, कोई भी कुछ भी निकली कोई चीज़ है उसको यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। वाइब्रेशन टूनिफोक यूज़ करोगे। ज्वाइंट सेंसेशन के लिए कोई भी ज्वाइंट ऊपर नीचे करके देखो, पूछोगे कि ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम सेंसेशन आपका करते हैं सीनस के अंदर, ठीक है। ये सेंसरी की बात हुई। हम नेक्स्ट होता है आपका चौथा मोटर। मोटर के अंदर आप क्या चीज़ें याद रखनी होती है मैं बता देता हूँ। जो मोटर एग्जामिनेशन होता है सीएनएस के अंदर, उसके अंदर आपको याद कर 4 पॉइंट याद रखने होते हैं। न्यूट्रिशन, नंबर 2 आता है टोन, तीसरा आता है पावर, चौथा आता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब आपका जो नॉर्मल दोनों साइड हम जो टेप होता है उसके मसल से बल्क देखेंगे, सेम है नहीं है, एक साइड एट्रोफी है या वेस्टिंग प्रेजेंट है नहीं है, डिफरेंट पार्ट बॉडी के अंदर, वो नॉर्मल न्यूट्रिस देखते हैं ऐसे। सेकंड आता है टोन। टोन होता है इट इज़ ए पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जो पहले तो फील होती है मसल, फील कैसी है, टाइट है नहीं है, हाइपोटोनिया है, हाइपरटोनिया है, स्पार्टिसिटी है, फ्लेसिडिटी है। स्पार्टिसिटी किसके अंदर होती है, अपर मोटर न्यूरॉन पैलिसिस के अंदर, और जो फ्लेसिडिटी किसके अंदर होती है आपका लोअर मोटर न्यूरॉन पैलिसिस के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको एक याद रखनी है। उसके बाद आप पूछ सकते हैं, हम टीचर पूछेगा बता इसका ट्राइसेप्स का टोन करके दिखा, बाइसेप्स का टोन करके दिखा। तो जो ट्राइसेप्स का टोन होता है वो आपका जो उसका नॉर्मल फंक्शन होता है, बाइसेप्स का फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन। तो हम इसको जो दूसरा अपोजिट है फ्लेक्शन क्या, एक्सटेंशन। तो इसका जो एक्सटेंशन में हम टोन देखेंगे, ट्राइसेप्स का क्या फंक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, तो हम इसको फ्लेक्शन में इसका टोन देखेंगे। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है टोन के अंदर। पावर क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो उस ग्रेडिंग आप एग्जामिनर पूछता है, ग्रेडिंग क्या पूछेगा, ग्रेडिंग में पूछेगा कि बता कौन से क्या ग्रेड है इसमें, लोअर लिम्ब का अपर लिम्ब का। तो देखिए 0 का मतलब होता है नो ग्रेड, और आपका यदि एक फ्लिकरिंग मूवमेंट होता है, ऐसे हिल रहा, थोड़ा हिल रहा मतलब 1, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो है 2, और जो यदि उसने बोला कि वो पैर उठाओ अपना, तो उसने ऊपर उठा लिया बिना रेजिस्टेंस के, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठा लिया, तो ग्रेड 3। और हमने थोड़ा रेजिस्टेंस लगाया, सब रेजिस्टेंस, तभी ऊपर उठा लिया, तो 4। और पूरा पावर लगाने के बाद हाथ हमने पूरा लगा दिया, उसने उठा दिया, मतलब फुल पावर प्रेजेंट है, तो ग्रेड 5। तो ये 5 ग्रेड आपसे पावर के अंदर नॉर्मली पूछता है। लास्ट आता है मोटर के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के हम जो टेस्ट होता है वो होता है नोज फिंगर टेस्ट। उसने हम कहते हैं हमारे फिंगर हम एग्जामिनर के सामने, वो पेशेंट के सामने रखते हैं, उसको कहते हैं टच करके अपनी नोज़ को टच करना है, तो वो अपनी फिंगर को टच करेगा, इसको टच करेगा, टच करेगा, टच करेगा, फिर हम आँख बंद करा के सेम करवाएंगे। तो ये होता है चौथा कोऑर्डिनेशन। और एक नोज फिंगर की तरह एक हील टू सीन टेस्ट होता है। एक पैर को हम दूसरे पैर पर चलाने के लिए, मतलब यहाँ पर रखा, नीचे किया, फिर अपने खुद को बोलते हो अपने आप से कर, यदि कर पा रहा तो कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है। तो ये आता है आपका मोटर फंक्शन के अंदर। मोटर फंक्शन के अंदर तो हायर मोटर फंक्शन हो गया आपका, सेकंड क्रेनियल हो गया, सेंसरी सिस्टम हो गया, मोटर सिस्टम हो गया, 4 हो गए, बच गए आपका रिफ्लेक्स बच गए, रिफ्लेक्स ही बच गए, ठीक है। बाकी स्पाइन क्रेनियम में कुछ होता नहीं है। स्पाइन क्रेनियम में हमने क्रेनियम को थोड़ा टच करके देखा, कुछ स्वेलिंग है नहीं है, स्पाइन को देखा कोई बेंडिंग है, काइफोसिस है, आपका स्कोलियोसिस प्रेजेंट है नहीं है, इतना एग्जामिनेशन होता है।
और आपका सेरिबेलर के अंदर हम देखते हैं वो गेट ठीक है, नॉर्मल तरीके से चल रहा है, कोऑर्डिनेशन ठीक है नहीं है, थोड़ा ये सेरिबेलर का बहुत कम पार्ट होता है। मेन आता है रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्स की हम बात कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है सीएनएस के अंदर रिफ्लेक्स। तो ये सिर्फ ना के बराबर है, ठीक है, नीचे वाले दो आपके स्पाइन एंड सेरिबेलर। तो रिफ्लेक्स के अंदर दो टाइप रिफ्लेक्स होते हैं दोस्तों, सुपरफिशियल, डीप। सुपरफिशियल के अंदर कौन से आते हैं, कंजेक्टिवल, कॉर्नियल, आपका एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स एंड प्लेंटर रिफ्लेक्स। 5 रिफ्लेक्स आते हैं आपके सुपरफिशियल के अंदर। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स और कंजेक्टिव रिफ्लेक्स कैसे कैसे करते हैं, एक कॉटन लिया और यहाँ के जो कंजेक्टिवा पे टच किया, कॉर्नियल रिफ्लेक्स कॉर्निया पे टच किया, ब्लैक पोर्शन वाइट पोर्शन पे टच किया, दोनों आँख बंद होनी चाहिए। नॉर्मली कौन लेके जाता है कौन लेके आता है, तो दोनों होती हैं 5 एंड 7, इसके एफरेंट और इफरेंट होते हैं, ट्राइजेमिनल एंड फेशियल। ये पूछेगा आपसे। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स आपका होता है आपका 3 रीजन में करते हैं, अपर एब्डोमेन, लोअर, मिड एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन। तो इसके अंदर जो अम्बिलिकस लेवल होता है उसका जो वो होता है T10, ठीक है। तो T10 के ऊपर आपका T6 टू T10, उसके बाद मतलब T6 टू T9, T9 तो T6 टू T8, T8 से T10 और T10 से T12। तो ये नॉर्मली इनकी रूट वैल्यू मतलब एक रीजन होता है, पता होना चाहिए कि क्या क्या कौन से रीजन को कौन सी नर्व इंडिकेट करती है, कौन सी सेंसरी लेवल इंडिकेट करता है, ठीक है। वो हम नॉर्मली साइड से आउटर सीनर की तरफ ऐसे एक आपका हैमर होता है उसका, या कोई पॉइंटेड कोई शार्प, उससे हम रिफ्लेक्स चेक करेंगे दोनों साइड, ठीक है। ये एब्डोमिनल रिफ्लेक्स हुआ। तीसरा आता है क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स, ठीक है। नॉर्मली नहीं करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, आप लिखना होता है, आगे लिख सकते हो नो डन, ठीक है। चौथा होता है प्लेंटर रिफ्लेक्स। प्लेंटर रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपको लेटरल टू मिडिल, ये आपको मान लीजिए टो है तो आपको लेटरल टू मिडिल की तरफ जाना है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आपका फ्लेक्शन होना चाहिए आगे की तरफ, आपका टो आ जाना चाहिए, नॉर्मल होता है। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस के अंदर ये एक्सटेंसर पीछे तरफ जाता है। एक्सटेंसर जिसको हम बेबेन्स की साइन पॉजिटिव बोलते हैं, वो होता है आपका अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस के अंदर। इसकी रूट वैल्यू पूछता है कि क्या होती है, नॉर्मली S1 होती है, और आप इसको बोल सकते हो L4 S1 S2, ठीक है, S1 S2 बोल सकते हो। नॉर्मली एक पूछे तो S1 आपकी रिफ्लेक्स होती है प्लेंटर रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू। तो ये था आपका सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल हो गया। हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल डीप रिफ्लेक्स। डीप रिफ्लेक्स कौन से आते हैं दोस्तों, डीप के अंदर आते हैं आपका बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, स्पाइनेटर 3, एक आपका नी, एक आपका एंकल, 5 आते हैं। तो ट्राइसेप्स, बाइसेप्स के लिए हम क्या करेंगे, बाइसेप्स के लिए पोजीशन होती है सेमी फ्लेक्स सेमी प्रोनेटेड पोजीशन आपका, ठीक है, सेमी फ्लेक्स सेमी प्रोनेटेड पोजीशन। बाइसेप्स टेंडन को टच किया, ऊपर थंब रखा, उसके ऊपर हैमर से मैं अप्लाई किया, आपका बाइसेप्स मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। पूछेगा कि रूट वैल्यू कितनी होती है, C5 C6। ऐसी ट्राइसेप्स आपको चेस्ट पे हाथ रखा, ट्राइसेप्स टेंडन के ऊपर हैमर से हिट किया, रूट वैल्यू कितनी होती है, C6 C7। पूछेगा कहाँ पर किसके ट्राइसेप्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दो हुआ। स्पाइनेटर किसके थ्रू करते हैं, ब्रेकियोरेडियलिस के टेंडन है उसके चेक करते हैं। तो जो आपका सुपाइनेटर है जो उस वहाँ पर हम जो स्टाइल्ड प्रोसेस है वहाँ पर हम टच करते हैं, तो वहाँ पर इस रूट वैल्यू पूछ सकता है आपका इस रिफ्लेक्स की, वो होती है आपका जो बाइसेप्स की थी C5 C6, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है रिफ्लेक्स नी रिफ्लेक्स आपका जो पटेला और जो टिबियल ट्यूबोसिटी है उसके बीच में टेंडन होता है, पटेला टेंडन, उस पर हम हिट करते हैं, और आपको जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मली मिलना चाहिए। और क्या रूट वैल्यू होती है, L2 L3 L4। ये जितने भी रिफ्लेक्स हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, हाई अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस के अंदर आप एग्जेजरेटेड हो जाते हैं, मतलब ब्रिस्क हो जाते हैं, ज़्यादा अचानक बढ़ जाते हैं। और जो लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस है उसके अंदर इनका कम हो जाते हैं, लोस्ट या वीक लेस, ठीक है। लास्ट आता है एंकर रिफ्लेक्स, जो टेंडन होता है और वहाँ पर हम यदि हिट करेंगे तो आपका जो सोलियस और गैस्ट्रोनोमियस मसल है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। तो ये रूट वैल्यू कितनी होती है, L4 L5 S1, ठीक है, L4 L5 S1। तो ये आपके रिफ्लेक्स थे सुपरफिशियल एंड डीप, ठीक है। इस तरीके से आप रिफ्लेक्स को याद करना है, इन चीज़ों को, इन पॉइंटों को ध्यान रखना है सीनियस एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये सीनियस एग्जामिनेशन था दोस्तों। तो हमने जनरल सर्वे देखा सबसे पहले, फिर हमने इसके अंदर देखा सीनियस एग्जामिनेशन देखा।
सीएनएस एग्जामिनेशन के एक पार्ट है। यदि आप लोगों के सीएनएस का मिला तो सीएनएस एग्जामिनेशन मेन होता है। यदि आपको केस मिल गया, आपका प्लूरल फ्यूजन मिल गया, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम मेन एग्जाम करेंगे। सीवीएस का एमएसएमआर केस मिल गया तो हम आपका जो सीवीएस का सिस्टम है उसको हम मेन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका बाकी सिस्टम। तो दोस्तों अभी तक मैंने बात की थी आपका सीएनएस सिस्टम की। सीएनएस सिस्टम के अंदर हम सारे जो पार्ट सीएनएस एग्जामिनेशन के वो सारे पार्ट डिस्कस किए थे कि हायर मोटर फंक्शन, आपका नो सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम, रिफ्लेक्सेस, स्पाइन क्रेनियम, सेरिबेलर। मैंने शुरू के जो 5 थे वो ज़्यादा उन पर ध्यान देना होता है। तो सीएनएस के बाद ये जब करते हैं जब आपका लॉन्ग केस मिले आपको सीएनएस का हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया। लेकिन यदि आपको केस मिल जाता है सेकंड सीवीएस का कि आपको एमएसएमआर केस मिल जाता है तो आपको सीएनएस रिटन एग्जाम नहीं करना होता है। तो उसके अंदर हम करते हैं हमारा सीवीएस एग्जामिनेशन। सीवीएस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? तो सीवीएस एग्जामिनेशन क्या, जितने भी जो बाकी सिस्टम एग्जाम में बच गए, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सीवीएस सिस्टम एंड जीआई सिस्टम, जितने भी सिस्टम है इनका एग्जामिनेशन में हम 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है इंस्पेक्शन, कि देख के हमें क्या पता चल रहा है। सेकंड होता है पैल्पेशन, थोड़ा पैल्पेट करके देखते हैं कोई चेंज है नहीं है, कोई पैल्पेट कुछ हो रहा नहीं हो रहा, सेकंड ये हो गया। तीसरा इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, तीसरा परकशन। परकशन करते हैं हम कि कुछ आपको डल नोट मिल रहा है, रेजोनेंट नोट मिल रहा है, ठीक है, टिम्पेनिंग नोट मिल रहा है, वो तीसरा पार्ट आता है। और चौथा आता है ऑस्कल्टेशन, कि हम आप स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं और ऑस्कल्टेट करते हैं, साउंड देखते हैं कोई एब्नॉर्मलिटी है, नॉर्मल प्रेजेंट है नहीं है। ये 4 चीज़ होती हैं नॉर्मली। बाकी जो सिस्टम बच गए सीएनएस के अलावा, सीएनएस के अंदर ऑलरेडी डिफरेंट तरीका होता है एग्जाम करने का, लेकिन बाकी के अंदर नॉर्मली सेम होता है। तो हम पहले बात करते हैं सीवीएस का, इन चारों की बातें, फिर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे और लास्ट हम जो जीआई सिस्टम है उसकी बात करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्पेक्शन की। देखिए इंस्पेक्शन में आप क्या देखोगे, आपका कहाँ पर इंस्पेक्ट करोगे? सबसे पहले प्रीकोर्डियम एरिया होता है, प्रीकोर्डियल एरिया, जो आपका चेस्ट रीजन होता है उसके अंदर जो कार्डिक साइड होती है उसके जस्ट जो फ्रंट में जो एरिया होता है उसे हम पेरिकोर्डियल रीजन बोलते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमें इंस्पेक्शन के अंदर क्या देखना होता है कि कोई स्कार मार्क, वेनस प्रोमिनेंस, ठीक है, कोई ये नॉर्मली हर चीज़ हर किसी के अंदर देखना होता है इंस्पेक्शन के अंदर। ठीक है, कोई भी है, अब एब्डोमिनल आए चाहे रिस्पिरेटरी आए तो आपको देखना ही है से वहाँ की शेप, कोई बल्जिंग प्रेजेंट नहीं है, कोई स्वेलिंग दिख रही नहीं दिख रही, कोई वेनस प्रोमिनेंस है नहीं है, कोई आपका जो बिना काम की पल्सेशन दिख रही नहीं, कोई एक्स्ट्रा पल्सेशन है, आर्टरी का पल्सेशन है, वेनस पल्सेशन है, वो प्रेजेंट है नहीं है, दिख रहा नहीं दिख रहा। ठीक है, ये मेन लबी का कॉमन है। इसके अलावा जो स्पेशल आपको ध्यान देना है वो आपको हम देखते हैं एपिकल इम्पल्स आपका देखने से दिख रही नहीं दिख रही, जो आपका 5th इंटरवल स्पेस एरिया होता है आपका, उसके जो मिड लाइन के जस्ट मिडली आपको नॉर्मली एपेक्स बीट प्रेजेंट होती है। तो यदि आपका कुछ केस होते हैं जैसे हाइपरट्रोफी या फेलियर, उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा दूर से आपको दिखेगी ऊपर नीचे जाते हुए, ठीक है, फ्लक्चुएशन दिखेगा, तो वो आपको फाइंडिंग इंस्पेक्शन के अंदर लिखनी होती है सीवीएस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया। आपको मेनली हम 4 एरिया के अंदर डिवाइड करते हैं, जो प्रीकोर्डियल एरिया होता है उसको। एक होता है आपका जो अपेक्स बीट होता है वो वाला एरिया, उसको बोलते हैं मिट्रल एरिया। वो आपका जो अपेक्स एरिया मिट्रल एरिया कौन सा होता है, लोकेशन पूछ सकता है एग्जामिनर, वो होता है आपका जो 5th इंटरवल स्पेस होता है मिड क्लोक्यूल लाइन के जस्ट मीडियल। ठीक है, वो मिट्रल एरिया आपका। जो उसके बाद सेकंड आता है जो ट्राइकैप्सिड एरिया है, ये मिट्रल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, बाइकैप्सिड वॉल यहाँ पर जो सेकंड है ट्राइकैप्सिड जो रीजन होता है। ठीक है, वो होता है आपका जो लेफ्ट साइड ही जो एक जो इंटरवल से ऊपर किया हमने, वो पहले वाला 5th था, तो इसके अंदर फोर्थ जस्ट लैटरल स्टर्नम, ये होता है आपका टीए ट्राइफिड एरिया। ये मिट्रल एरिया हो गया, ट्राइफिड एरिया हो गया। उसके बाद ऊपर चलते हैं हम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लैटरल टू स्टर्नम, इस साइड होगा पल्मोनरी एरिया और इस साइड होगा एरोटिक एरिया। तो इन मेनली 4 रीजन के अंदर हम आपका इन फाइंडिंग को देखते हैं, इंस्पेक्शन को, पैल्पेशन को, परकशन को, ऑसिलेशन को। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, एरिया डिवाइड कर दिया हमने।
ये हुआ एरिया 4, ठीक है। मिटर एरिया, ट्राइफिड एरिया, आपका तीसरा पल्मोनरी एरिया एंड एरोटिक एरिया। इन चारों के अंदर हम वन बाय वन देखेंगे। तो इन्फेक्शन के अंदर मैंने ये देखना होता है, ठीक है। सेकेंड आता है पैल्पेशन। पैल्पेशन में आपको जो स्वेलिंग प्रेजेंट है, कोई भी कुछ चीज़ आपको अलग डिफरेंस कुछ दिखा इंस्पेक्शन के अंदर, उसी को हम कंफर्म करते हैं या थोड़ा एलिब्रेट करते हैं पैल्पेशन से, ठीक है। नंबर 1 चीज़ ये। सेकंड आता है हम पैल्पेट करना आना चाहिए एपिकल इम्पल्स को। एपिकल इम्पल्स को रीजन पता है आपको, 5th इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, जस्ट मिड, ठीक है, जस्ट मीडियल। तो आपको कैसे करोगे, सबसे पहले आपको देखना है कि कहाँ पर प्रेजेंट है। हाथ को वो पूरा हाथ लगा के देखा, फिर अनर बॉर्डर से एक बार फिर फील किया, और फाइनली हम आपके जो फिंगर उनसे करते हैं। तो 3 मेथड हो गए, पूरा पाम, आपका अनर बॉर्डर और एक आपका फिंगर्स पल्प। इन 3 से हम नॉर्मली पैल्पेट करते हैं एपिकल इम्पल्स को। ये हुआ आपका पैल्पेशन का, ठीक है। एपिकल इम्पल्स को पैल्पेट किया। तीसरा आता आपका, मैंने चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको पॉइंट मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं दोस्तों इनके ऊपर, कि आपको इन चीज़ों को, पिन पॉइंट को मेंशन करना होता है। लेकिन मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है, एग्जामिनर उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। ये आपका सेकंड हुआ। तीसरा आता परकसन। नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई चिल्ड्रन हुआ जिसके अंदर कार्डियक प्रॉब्लम है, तो हम परकसन नॉर्मली हम एग्जाम में बोलेंगे कि नॉर्मली परकसन नहीं करते हैं, क्योंकि यदि आपको कोई इनवेजिटेशन है, कोई थ्रोम्बोस है, वो यदि हेड से हम ज़्यादा परकसन किया ना, तो चांस होता है कि यहाँ से इम्बोलस होके आप ब्रेन के अंदर जाके स्ट्रोक करवा सकता है। तो ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि नॉर्मली हम नहीं करेंगे। यदि आप कहें कि करना ही है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके जो बॉर्डर है हेड के, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, उसको देखने के लिए हम परकसन करते हैं। तो आपको पता होने से परकसन किसके लिए करते हैं, परकसन करते हैं हम जो बॉर्डर ऑफ हर्ट है ना, उसको चेक करने के लिए। बॉर्डर ऑफ हर्ट, राइट, लेफ्ट एंड एंटीरियर इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो इन्फेक्शन हुआ, पैल्पेशन हुआ, परकसन हुआ। ऑसल्टेशन आता है मैन इसके अंदर। ऑसल्टेशन मैन होता है सीवी सिस्टम के अंदर। तो जैसे 4 एरिया थे, मिटर एरिया, आपका टीए ट्राइक्सपिड एरिया, और आपका पल्मोनरी और एरोटिक एरिया। ये 4 वाल्व हैं प्रेजेंट होती है, उनके अकॉर्डिंग इनका एरिया है। तो इन 4 एरिया को 1 बाय 1 करते हैं। एक आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप इन चारों के अंदर हम क्या देखेंगे, हम फर्स्ट हेड साउंड और सेकंड हेड साउंड नॉर्मली देखते हैं। मरमर आपको नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती हैं। मरमर आपको डिफरेंट जो कंडीशन है, MSMR, ARAS, उनके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेंगी जब डिजीज़ होगी। नॉर्मली आपको मरमर नहीं मिलेगी, सिर्फ हेड साउंड मिलती हैं, S1 S2। तो S1 आपका जो मिडल एरिया और जो टीयर टाइफाइड वाल्व होती है, उसे क्लोज होने से होती है, और जब सेकंड हेड साउंड आपकी पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व के क्लोज होने से होती है। तो आपको जब भी आप करोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैरोटिड पल्स होती है, स्टेनोक्लेविडोमास्टोइड जस्ट मीडियली, उसको एक साथ पैल्पेट करना है। क्योंकि जब हर रीजन के अंदर S1 भी सुनी जा सकती है, सुनी जाती है, और S2 भी सुनी जाती है। तो S1 और S2 में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि S1 आपका जो कैरोटिड पल्स होती है उसके साथ कोइंसाइड करती है, दोनों एक साथ होंगी, और जो कोइंसाइड नहीं करती है वो होती है S2, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी 4 रीजन के अंदर आप हेड साउंड सुनोगे, तो आपको कैरोटिड पल्स को एक साथ पैल्पेट करना है, ठीक है। जो कोइंसाइड करेगी वो होगी S1, और जो कोइंसाइड नहीं करेगी वो होगी S2। नॉर्मली जो नीचे वाले 2 एरिया हैं, मिटर एरिया एंड ट्राइफिड एरिया, उसके अंदर जो लाउड होती है S1 कंपेयर टू S2। लेकिन ऊपर वाले एरिया हैं पल्मोनरी एरिया एंड एरोटिक एरिया, उसके अंदर S2 इज मोर लाउडर देन S1। तो इन दोनों को आपको पॉइंट याद रखने हैं कि S2 कहाँ पर ज़्यादा सुनाई देगा, S1 कहाँ पर सुनाई देगा। तो ये आपको मैन आता है ऑस्कल्टेशन के अंदर, ठीक है। तो ये मैन एग्जामिनेशन है दोस्तों CVS का। CVS का ज़्यादा बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है, CNS का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है। बहुत ज़्यादा पार्ट होते हैं, CVS रिस्पिरेटरी GI सिस्टम के अंदर इतना पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात की हमने CV सिस्टम की। तो दोस्तों CV सिस्टम के बाद बात आती है दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिस्टम आपका कौन सा बताओ। CVS के बाद आता है रिस्पिरेटरी, और लास्ट रहेगा आपका GI या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो CVS हो गया। तो रिस्पिरेटरी के अंदर, और मैंने बताया था इनके अंदर कॉमन क्या है, नॉर्मली हम इंस्पेक्ट करेंगे, पैल्पेट करेंगे,
इंस्पेक्ट करेंगे, पैल्पेट करेंगे, परकशन करेंगे और ऑस्कल्टेट करेंगे। तो इनके अंदर कॉमन होता है चारों को, ठीक है। तो सेम जैसे हमने उसके अंदर देखा था सीवीएस के अंदर, तो ऐसे ही आपका इसके अंदर इंस्पेक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे दोस्तों, आपका जो चेस्ट की सिमेट्री क्या है, दोनों साइड वो एक ऊपर नीचे तो नहीं है, फुलनेस के एक अंदर एक फ्लूइड दिख रही है, बीच के अंदर स्पेस दिख रहा है, एक के अंदर नहीं दिख रहा है, तो फुलनेस होती है। उसके बाद हम जो आपका रिस्पिरेटरी मूवमेंट देखेंगे, दोनों साइड सेम हो रहा नहीं हो रहा, इंस्पेक्ट देखेंगे बस, ठीक है। कोई स्कार प्रेजेंट है नहीं है, कोई वेनस प्रोमिनेंस है नहीं है कोई, ठीक है। ये आपको देखना है इंस्पेक्शन के अंदर। इंस्पेक्शन में ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं होता है, सिमेट्री मूवमेंट, ये चीज़ देखनी होती है। सेकंड आता है इंस्पेक्शन के बाद पैल्पेशन। पैल्पेशन के अंदर दोस्तों क्या करना होता है, एक तो इंस्पेक्टरी फाइंडिंग को कन्फर्म करते हैं, जो हमने देखने से हमें लग रहा था वो सेम पैल्पेट करके देखेंगे कि ऐसा है नहीं है। जैसे हम देखेंगे कि आपका मोमेंट हमें लग रहा था कि सिमेट्री है, तो हम पैल्पेट कर देखेंगे कि मोमेंट ऊपर की तरफ सेम है नहीं है। तो इन चीज़ों को हम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका जो इंस्पेक्टरी सिस्टम है वो 3 पार्ट में करते हैं हम। एक आपका आगे की तरफ मेमोरी रीजन है, सुपर मेमोरी, मेमोरी और इंफा मेमोरी, ठीक है। और एक उसके बाद एक्सिलरी आता है, एक्सिलरी और इंफा एक्सिलरी रीजन। उसके बाद सुपरस पीछे वाला रीजन आता है, सुपरास्कैपुलर, इंटरस्कैपुलर वन, इंफ्रास्कैपुलर। तो इन 3 रीजन के अंदर 1 बाय 1 करते हैं। नॉर्मली आगे वाला मेमोरी रीजन होता है वो आपका सीटिंग पोजीशन में, एक्सिलरी रीजन हाथ ऊपर करवा लिए, और जब हम पीछे वाला करेंगे तो हाथ ऐसे करवाएंगे, ठीक है, ठीक है, हाथ ऐसे करवाएंगे। तो फिर आपको पीछे वाला रीजन आपको करना है, पोजीशन पता होनी चाहिए, और आपको कौन से रीजन करते हैं वो पता होना चाहिए। इन तीनों के अंदर हम ये करते हैं चारों, ठीक है। तो पहले वाले इंस्पेक्शन के अंदर हम देख लिया। तो सेकंड आता है पैल्पेशन। पैल्पेशन के अंदर सेम ऐसे ही आगे की तरफ हमने सिमेट्री को देखा, मूवमेंट को पैल्पेट करके देखा, एक्सिलरी के अंदर भी देखा कि कुछ पैल्पेशन है नहीं है, ऐसे ही आपका नॉर्मली आगे की तरफ ही करते हैं। ये आता है पैल्पेशन, जो सेम आप कैसे पैल्पेट करोगे, मोमेंट को तो आपने देख लिया सिमेट्री है नहीं है। और इसके अंदर जो मेजरमेंट होता है दोस्तों पैल्पेशन के साथ साथ, वो तो आपका आपने आगे एक कुछ वो लगाया, कार्ड लगाया, पीछे कुछ लगाया, दोनों का डायमीटर देखा, एंटी पोस्टी देखा, आपका ट्रांसफर डायमीटर देखा, वो हम इनके अंदर कैलकुलेट करते हैं। इंस्पायरेशन के अंदर कितना डायमीटर था, एक्सपायरेशन के साथ कितना हुआ, कितना चेंज हुआ, नॉर्मल चेंज कितना होता है, किन डिजीज के अंदर डिफरेंस आता है, ये चीज़ें हम इनके अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन पैल्पेशन के अंदर परकशन के अंदर दोस्तों क्या आता है, परकशन के अंदर हम आता है जो डिफरेंट एरिया के अंदर परकशन करेंगे। आगे की तरफ हम नॉर्मली करते हैं इंटरस्पेस के अकॉर्डिंग, क्लेविकल के अंदर डायरेक्ट परकशन करेंगे, फिर हम नीचे अपने एंगुलर रख के परकशन करते हैं। तो नॉर्मली कौन सा नोट आता है आपका, रेजोनेंट नोट आता है, ठीक है। रेजोनेंट नोट आता है तो आपका यदि फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड फ्यूजन है, एक लीवर डलनेस वाला रीजन होता है वो फिफ्थ इंटरस्पेस में राइट में, वो नॉर्मली वहाँ पर होता है। एक कार्डिक्स, नॉर्मली आपका जो चेस्ट रीजन होता है वो आपका रेजोनेंट होता है, लेकिन सिर्फ कार्डिक साइड को छोड़कर वो आपको डल मिलेगा, एक लीवर डलनेस मिलता है। इसके अलावा एक और कोई रीजन के अंदर आपको डलनेस मिलती है तो वो आपका पैथोलॉजिकल होता है। तो नंबर 1 आपका 1 बाय 1 फिर आपको नीचे प्रोसेस करते हैं, फिर दूसरी साइड किया, ऐसे हाथ साइड किए, एक रीजन के अंदर प्रोसेस किया। पीछे की तरफ हम क्या करते हैं, जो फिश बोन के पैटर्न में करते हैं दोस्तों। फिश पैटर्न के मतलब एक अंगुली ऐसे रखी, फिर उसके बाद कंपेयर किया, फिश पैटर्न ऐसे ऐसे, फिश ऐसे होते हैं ना, ऐसे 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 आपको कैसे क्या करना है। पीछे की तरफ स्कैपुलर रीजन है, सुपर स्कैपुलर रीजन है, इंट्रा इंफ्रा स्कैपुलर रीजन है, उसके अंदर में हम ऐसे फिश बोन पैटर्न में दोनों कंपेयर करते हैं, आगे कंपेयर नहीं करते हैं, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड ऐसे करते हैं, ऐसे ही एक्सिलरी एरिया के अंदर। तो ये आता है परकशन के अंदर। ऑस्कल्टेट के अंदर दोस्तों लास्ट पार्ट है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के अंदर 2 टाइप के साउंड होते हैं नॉर्मली, एक आपका जो स्मॉल एयरवे होते हैं लास्ट वाले ब्रोंकियल उसके अंदर वेसिकुलर, जो लार्ज एयरवे ट्रैकिया उसके अंदर ब्रोंकियल। तो ये नॉर्मली जो आपको ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकस है, ट्रैकिया, वहाँ पर ब्रोंकियल साउंड मिलेंगी, और ये वाला जो पेरिफेरल रीजन है वहाँ पर वेसिकुलर साउंड मिलेंगी, ठीक है। नॉर्मल ये होता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो एडवेंटिस साउंड होती हैं, रोंकाई क्रेपिटेशन किसके अंदर मिलती हैं, क्या मतलब होता है इनका, ये मेन आपको देखनी होती हैं डिफरेंट। एक तो आपका सुपरा इंटर
मेमोरी एंड इंफ्रा मेमोरी रीजन के अंदर, ऐसे ही पीछे की तरफ हम ऑस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल पोजीशन होती है, नॉर्मल तरीके होते हैं ऑस्कल्टेशन के। तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का नॉर्मल एग्जामिनेशन था। सेम ज़्यादा इनके अंदर चेंज है नहीं दोस्तों। सीवीएस के अंदर सिर्फ कुछ एरिया होते हैं, मीटर वाले आ जाते हैं, इसके अंदर मेमोरी और स्कैपुलर रीजन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह लेकिन सेम वही 4 चीज़ें होती हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों रिस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन के अंदर। तो अब बताओ कौन सा सिस्टम बच गया। सबसे पहले सीनस डिस्कस किया था, उसके बाद हमने सीवी डिस्कस किया था, फिर हमने रिस्पिरेटरी किया था। लास्ट एंड फाइनल कौन सा आ गया, सी इसके अंदर फाइनल आ गया एब्डोमिनल एंड जीआई। तो देखो जीआई का तो मतलब पूरा जे ट्रैक्ट होता है, तो अपर एंड लोअर, लोअर के अंदर आता है एब्डोमिनल। तो आपका जो अपर है उसके अंदर नोस्ट्रिल, ओरल कैविटी आपका, ठीक है, लिप्स, ये गम, ये हम नॉर्मल करेंगे अपर के अंदर। लोअर के अंदर जो आपका एब्डोमिनल है वो नॉर्मल है, उसके अंदर आता है। तो सेम वैसे ही आपका सीवीएस था, रिस्पिरेटरी था, ऐसे ही आपका इसके अंदर होते हैं इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ठीक है, इसके अंदर जो परकशन के अंदर जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका शिफ्टिंग डलनेस एंड फ्लूइड थ्रिल, ये चीज़ दिखानी होती हैं। पैल्पेशन के अंदर जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इनको हम पैल्पेशन करते हैं। और आपका इंस्पेक्शन के अंदर जो वैसे सेम फाइंडिंग कि कोई स्कार मार्क प्रेजेंट नहीं है, कोई एडिमा प्रेजेंट है साइटिस केस में, कोई आपका फुलनेस, सेफ एब्डोमेन, एम्बिलिकस की पोजीशन है इन्वर्टेड इन्वर्टेड, ये, और आपका जो ब्लड फ्लो वेनस प्रोमिनेंस कहाँ पर है, वो हम नॉर्मली देखते हैं इंस्पेक्शन के अंदर, सिंपल सा है। और जैसे हमने आपका सीवीएस के अंदर जो प्रीकोर्डियल रीजन था उसको डिवाइड किया था, रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी हम डिवाइड किया था स्कैपुलर और मेमोरी रीजन के अकॉर्डिंग। ऐसे हमने इसको डिवाइड करते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, 2 लंबर, अम्बिलिकस। ठीक है, 9 सेगमेंट के अंदर हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले वो पता होना चाहिए रीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 9 सेगमेंट होते हैं और आपका 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उनको डिवाइड करने के बाद हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक, ठीक है, एम्बिलिकस, लंबर, इन रीजन के करने के बाद हम करते हैं हमारा इंस्पेक्शन। कर लिया, इंस्पेक्शन मैंने बता दिया। उसके बाद आता है पैल्पेशन। पैल्पेशन के अंदर 3 ऑर्गन नॉर्मली पैल्पेट करते हैं। एक आपका लीवर राइट साइड में, आपका जो बाई मैन वो होता है, बाई मैन डिपिंग मेथड होता है, उससे हम किडनी पैल्पेट करेंगे, और हम आपका सेप्टिन नॉर्मली पैल्पेट करते हैं। तो आपका लीवर को पैल्पेट करने का कौन सा मेथड होता है दोस्त, वो होता है आपका, हम राइट जो लंबर रीजन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे से, तो वहाँ से ऊपर जाएंगे ना, उससे राइट इलिक फोसा से स्टार्ट करेंगे, सॉरी, तो इलिक फोसा से हम ऊपर जाएंगे, लंबर, फिर हाइपोकॉन्ड्रियम। तो इलिक फोसा से स्टार्ट किया, जो इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन टाइम पे हम उसको अंदर डाल देंगे अंगुली को, ठीक है, ऐसे था, इसको दबा दिया। इंस्पायरेशन टाइम पे जो डायफ्राम के वजह से लीवर थोड़ा नीचे की तरफ आता है, तो इंस्पायरेशन टाइम पे आपको फील करना है कि कोई बॉर्डर आपके अंगुली को टच हो रहा नहीं हो रहा। यदि लीवर बड़ा है, जहाँ से हिपेटोमेगैली है, तो आपके लीवर को टच, अपनी अंगुली को टच करेगा। ऐसे ही हम ऊपर करते जाएंगे, एक फिंगर ऊपर, एक ऊपर ऊपर, एक ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे हम लीवर को पैल्पेट करते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया तक। नॉर्मली पैल्पेट नहीं होता है, लेकिन कुछ केस होते हैं कि जहाँ पैथोलॉजिकल, वहाँ पर पैल्पेट मिलेगा। उसके बाद हम, ये होता है लीवर को पैल्पेट करने का। ऐसे हम करते हैं स्प्लीन को, राइट इलिक फोसा से जाएंगे ऐसे, लेकिन इसमें डायगनल नहीं होता है, ये ऊपर की तरफ था, इसमें ऊपर की तरफ नहीं है डायगनल। फिर हम अम्बिलिकस रीजन से होकर आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन की तरफ जाएंगे, सेम ऐसे ही इंस्पायरेशन उसकी वजह से, ठीक है, इंस्पायरेशन किया, ऊपर किया, तो आपको लीवर पैल्पेट होगा। लीवर कह रहा हूँ, स्प्लीन की नोज आपको टच होगी, और हम बताएंगे कि आपका स्प्लीनोमेगली है नहीं है। सेकेंड ये हुआ। तीसरा होता है किडनी। किडनी से क्या करते हैं, हम एक हैंड से नीचे हम स्पोर्ट लेते हैं किडनी को, ऐसे एक स्पोर्ट लिया और ऊपर वाले से पैल्पेट करते हैं, नीचे वाले से ऊपर किया और फिर ऊपर वाले से पैल्पेट करते हैं। तो ये नॉर्मल होता है तीसरा किडनी को पैल्पेट करने का मेथड। तो तीनों आपको ऑर्गन पैल्पेट करने आने चाहिए। उसके बाद परकशन की बात करते हैं। परकशन में दोस्तों
नॉर्मली आपसे एग्जामिनर क्या करवाता है, एसआईटी का केस है, फ्लूइड ज़्यादा प्रेजेंट है तो आपसे 2 टेस्ट करवाता है, शिफ्टिंग डलनेस एंड फ्लूइड थ्रिल। फ्लूइड थ्रिल आसान होता है, छोटा सा होता है। पेशेंट को बोलेंगे कि एब्डोमेन जो अम्बिलिकस रीजन है वहाँ पर हम अपना हैंड ऐसे उसका ऐसे रखवा लेंगे बीच में, ठीक है, ऐसे रखवा लेंगे, वो अपने आप पर हाथ रखेगा। तो इससे क्या होगा कि जो साउंड है बिना काम के वो बीच में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। दूसरी साइड क्या करेंगे हम, एक साइड हाथ लगाएंगे और एक साइड से ऐसे टच मारेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि उसको यदि यहाँ से फ्लूइड ये ऐसे किया ना तो फ्लूइड दूसरी जगह स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर फील होगी दूसरी साइड। तो ये होती है शिफ्टिंग फ्लूइड थ्रिल। एक शिफ्टिंग डलनेस होती है। शिफ्टिंग डलनेस क्या होता है कि हम जो एपिक एक्सटर्नल रीजन से नीचे परकशन स्टार्ट किया, एम्बिलिकस तक गई, ठीक है। एम्बिलिकस से जो दोनों साइड जाएंगे, एक लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, और वहाँ पर देखेंगे कहाँ पर आपका डल नोट स्टार्ट होता है। जहाँ पर डल नोट स्टार्ट होता है वहाँ पर मार्क किया, फिर हम उसको लेफ्ट साइड में रोटेट कर देंगे तो फ्लूइड आपका शिफ्ट हो जाएगी। फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगी, डल नोट भी शिफ्ट हो जाएगा। डल नोट शिफ्ट हो जाएगा, जितना डल नोट शिफ्ट होगा ना उतनी वो आपको मेजर करनी होती है और वही होती है शिफ्टिंग डलनेस, ठीक है। एक नॉर्मल मेथड होता है, आप एग्जाम वीडियो देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएंगे वो सारी यूट्यूब पे। और इस तरीके से हम फ्लूइड शिफ्टिंग डलनेस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको परकशन के अंदर करते हैं। ऑस्कल्टेशन के अंदर आपको जो पेरिस्टाल्टिक है, इंटेस्टाइनल साउंड है वो आपको ऑस्कल्टेशन के अंदर नॉर्मली मिलती है, ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती नहीं है इसकी। तो नॉर्मली ये होता है आपका 4 एग्जामिनेशन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर जो आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ें आपको मैंने ज़्यादा मेंशन की हैं वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, बाकी आप स्केप कर सकते हो। और मतलब पढ़ना है लेकिन मेन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये तो चीज़ आप छोड़ के जा नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं, फिर हमने बताया था एग्जाम में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जनरल एग्जामिनेशन एंड आपका लोकल एग्जामिनेशन। नहीं, 2 पार्ट में, जनरल सर्वे एंड लोकल एग्जामिनेशन। जनरल सर्वे डिस्कस किया, लोकल एग्जामिनेशन के अंदर जो आपका केस है सबसे पहले उसको मेंशन करते हैं। सीएनएस का तो सीएनएस एग्जामिनेशन, सीवीएस है तो सीवीएस एग्जामिनेशन, बाकी है तो बाकी, रिस्पिरेटरी मतलब रिस्पिरेटरी, जीआई का केस है तो साइटिस है तो जीआई का मेन करते हैं। उसके बाद बाकी होगा थोड़ा थोड़ा लिखा, नॉट सिग्निफिकेंट, और आपका एग्जामिनेशन वाला पोर्शन खत्म। एग्जामिनेशन खत्म, हिस्ट्री खत्म। उसके बाद आता है दोस्तों आपका एग्जामिनेशन खत्म तो उसके बाद आएगा समरी ऑफ द केस। समरी लिखनी होती है आपको। समरी के अंदर देखिए दोस्तों, आपके चीफ कंप्लेन थोड़ा सा उसको एलिब्रेट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव हिस्ट्री लिखनी है, एग्जामिनेशन की पॉजिटिव फाइंडिंग लिखनी है, और फाइनल में जो आपकी इनसे डायग्नोसिस, आप प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है वो समरी के अंदर मेंशन करनी होती है। और लास्ट होती है प्रोबेबल डायग्नोसिस, उसके अंदर आपको लिखनी है जैसे सीएनएस केस है तो दिस इज द केस ऑफ राइट साइडेड कंप्लीट हेमीप्लेजिया, more probably due to stroke या cerebral accident ड्यू इन द रीजन कोर्टिकल एरिया, या जो भी आपकी फाइंडिंग है ब्रेन स्टेम के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो लेवल है वो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबल डायग्नोसिस की बात की। तो इस तरह से आपका ख़त्म होता है केस, एक लॉन्ग केस। शॉर्ट केस में भी ऐसे ही है। शॉर्ट केस में क्या है कि शॉर्ट केस के अंदर आपको लिखना नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन वाला पार्ट है, एग्जामिनेशन पार्ट सेम है जो मैंने लॉन्ग केस वाला देखा था। बस स्पोर्ट केस में क्या है, स्पोर्ट केस में आपको सिर्फ पता होना चाहिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल बातें। जॉन्डिस, हाँ तो मैंने शायद आपको बता दिया था जॉन्डिस, और जो इनके ऊपर मैं वीडियो बना रखी है दोस्तों ऑलरेडी, फिर से मैं आपको अभी सेम बातें बताऊँगा, क्या फ़ायदा। जॉन्डिस, एनीमिया, क्लबिंग, इनके अलग से मैंने 1 बाय 1 वीडियो बना रखी है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट केस मिल सकते हैं वो आपको जनरल सर्वे में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप वो वीडियो, इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा बताया मैंने इस वीडियो के अंदर ही, लेकिन उनको आप डिटेल में देखना चाहो तो वो देख सकते हो। तो वो आपका हुआ स्पोर्ट केस। तो लॉन्ग केस हो गया, शॉर्ट केस हो गया, स्पोर्ट केस हो गया, कि मेन प्रैक्टिकल होता है। इसके अलावा आपको लास्ट एंड फाइनल टेबल होती है कुछ। कौन सी टेबल होती हैं आपका मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन के अंदर टेबल होती हैं दोस्तों, ईसीजी, एक्सरे, एक्सरे में नॉर्मली चेस्ट एक्सरे आते हैं, उसके बाद सीटी स्कैन, इन दोनों की टेबल एक मेनली एक होती है। उसके बाद आता है इमरजेंसी का कुछ, इमरजेंसी आपका कुछ कॉलेज के अंदर कार्ड्स हो सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ क्या क्या पूछता है।
ECG दोस्तों एक UG लेवल से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता एग्जामिनर। वो आपसे रेट रिदम, क्लासिकल जो MI होते हैं, इनफीरिबल MI कौन से रेट के अंदर होते हैं 2, 3 AVF, और जो एंटीलेटरल V1, V2, V3, V4, लेटरल है तो V5, V6। तो ये नॉर्मल जो क्लासिकल जो ECG होते हैं वही आपसे वहाँ पर रखे होते हैं। वही आपसे सिर्फ नॉर्मल डायग्नोसिस पूछता है, डायग्नोसिस भी नहीं पूछता, नॉर्मली आपसे रेट पूछेगा, रिदम पूछेगा, एक्सिस पूछेगा। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने ECG को बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ECG बहुत कम, छोटा सा, आपका ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है इसके लिए। एक्सरे और CT स्कैन, इसके अंदर आप फाइंडिंग, आपको डायग्नोसिस पर नहीं पूछना होता है। आपको पता होना चाहिए बोलने का तरीका, आपको पता होना चाहिए बोलना ऐसे बोलना, दिस इज़ द प्लेन स्काईग्राम ऑफ प्लेन स्काईग्राम शोइंग द thorax region, abdominal region, neck region, normal there is a normal bony cage, normal connective tissue are मतलब normal connective tissue set are there, normal costophrenic angle, normal cardiac shadow। ये चीज़ें आपको बोलनी होती है, नॉर्मल जो दिख रहा है पहले। फिर पूछेगा कि आप abnormal फाइंडिंग क्या है, फिर आप कह सकते हो कि आपको ओपेसिटी दिख रही है, ट्रांसलूसेंसी दिख रही है, वो आपको पहले मेंशन करनी कौन सी रीजन के अंदर। और अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग प्रोबेबली डायग्नोसिस इज रिफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स, जो भी आपकी फाइंडिंग, जो भी एक्सरे है क्लासिकल होते हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मल चीज़ें जो पहले बोलना आना चाहिए। CT स्कैन और आपका एक्सरे के अंदर नॉर्मली रिफ्यूजन रहता है, न्यूमोथोरेक्स रहता है, एम्फाइसीमा रहता है। ठीक है, क्लासिकल होते हैं। हिपेट कार्डियोमेगली के केस रह सकता है। और CT स्कैन सिर्फ मेनली 2 या 3 रहते हैं। एक हेमरेज आपका हाइपरडेंस एरिया, वाइटिस, जो बहुत वाइटिस एरिया मिलेंगे आपको ब्रेन के अंदर, एक है तो एक मिलेगा। और हाइपोडेंस इन्फाक्शन होता है। ठीक है, मतलब ब्लैक किस एरिया, हाइपो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इन्फाक्शन और हेमरेज में डिफरेंशिएट करना, उसका थोड़ा मोड़ा रिलेटेड पूछ सकता है। और लास्ट होता है कुछ रिंग लीजन होते हैं, न्यूरोसिस्टस, सार्कोसिस, ट्यूबरकुलोमा, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये CT स्कैन में भी ज़्यादा आपको नहीं करना होता, क्योंकि 5वां नंबर की टेबल होते हैं ये भी थ्योरेटिकल पार्ट का होता है। तो इनमें से 2.5 नंबर तो लगभग हर किसी को देते हैं। ज़्यादा बोला तो 3, वरना ज़्यादा बोला तो 4, वरना कम बोला तो 2.5 या 3। ठीक है, इनमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद आता है इमरजेंसी के अंदर OP पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, कुछ पूछ सकते हैं कि क्या पढ़ के आए हो, स्ट्रोक पढ़ के आया हूँ, MI का मैनेजमेंट पढ़ के आया हूँ। तो वो मेन इमरजेंसी के जो कॉमन इमरजेंसी कंडीशन होती है उसकी कुछ ड्रग्स के नाम पता होना चाहिए। स्नेक बाइट के अंदर हम जैसे न्यूरोटॉक्सिक है तो न्यूरोस्टिगमिन देंगे, एंटीसेनिक वेनम देंगे। जो आपका जो स्ट्रोक है उसके अंदर हम जो क्या CT स्कैन करेंगे। मतलब ये नॉर्मल मैनेजमेंट पता होने चाहिए, कुछ ड्रग पता होने चाहिए, हाइपरटेंशन की कौन सी ड्रग देंगे कॉमनली, ये चीज़ें आपसे डायरेक्ट पूछेगा। इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कुछ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट आपके वहाँ पर कॉलेज के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, तो उस कॉलेज के सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मेन आपको पता होना चाहिए। तो ये मेन टेबल होते हैं दोस्तों आपके मेडिसिन के अंदर। तो इस तरह से आपका पूरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ख़त्म होता है। और इसके अलावा आपका 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, 1 and 2, 60 नंबर के, और टोटल मिला के 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है मेडिसिन का। और उनमें से आपको 150 नंबर लेने होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ इंटरनल असेसमेंट होते हैं, कुछ आपको थ्योरेटिकल होता है, कुछ प्रैक्टिकल होता है। तो दोस्त ये पूरा एक मैंने आइडिया दिया, लगे वो 1 घंटा लग गया होगा अपने को।